हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ सिविक्स। स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर नंबर 5 पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स का पार्ट 1 पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, जानते हैं कि इस वीडियो लेक्चर में आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ेंगे। उसके बाद हम मूवमेंट इन नेपाल। आफ्टर दैट we will learn Bolivia's water war and the last one is mobilization and organization। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपना न्यू चैप्टर। फ्रेंड्स, डेमोक्रेटिक कंट्री वह होती है जहां कॉमन पीपल गवर्नमेंट को वोट डालकर सिलेक्ट करती है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पर गवर्नमेंट का सिलेक्शन कॉमन पीपल के हाथ में होता है। उनके वोटों से ही यह तय होता है कि किसकी सरकार बनेगी। लेकिन दोस्तों, क्या यह सिस्टम हमेशा से था? क्या पहले भी सरकार का चुनाव लोग करते थे? नहीं, वर्ल्ड के ज्यादातर कंट्रीज में मोनार्की, डिक्टेटरशिप एक्सेट्रा थी। तो फिर ये डेमोक्रेसी स्टार्ट कैसे हुई और हमारी गवर्नमेंट कैसे डिसीजन लेती है? तो स्टूडेंट्स, आज हम ऐसे ही दो कंट्रीज नेपाल एंड बोलिविया के बारे में जानेंगे। एक जहां पर डेमोक्रेसी लाने के लिए स्ट्रगल किया गया और दूसरा जहां पर गवर्नमेंट और कॉमन पीपल के बीच कॉन्फ्लिक्ट आने की वजह से स्ट्रगल किया गया। तो चलिए जानते हैं कि नेपाल में डेमोक्रेसी कैसे आई या फिर मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी इन नेपाल। फ्रेंड्स, नेपाल हमारा एक नेबर कंट्री है, मतलब पड़ोसी देश है, जैसा कि आपको इस मैप में शो हो रहा होगा। ईयर 2006 में नेपाल में एक प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ जिसका मोटिव था या फिर लोगों की डिमांड थी कि डेमोक्रेसी को रिस्टोर करना। लेकिन अगर हम ईयर 1990 की बात करें तो नेपाल एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया था। सबसे पहली मूवमेंट ही तभी हुई थी जब वो 1990 में डेमोक्रेटिक बना था। तब किंग वीरेंद्र वहां शासन करता था, लेकिन डेमोक्रेसी स्टैब्लिश होने के बाद उसको हेड ऑफ द स्टेट बना दिया। पर उसकी जो रियल पावर थी वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ही बनाते थे। 2001 में किंग वीरेंद्र की डेथ हो जाती और फिर नया किंग बनता है जो कि किंग वीरेंद्र का ही कजिन भाई होता है, जिसका नाम था किंग ज्ञानेंद्र। इसने उस टाइम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की कमजोरी और अनपॉपुलरिटी जान ली थी। इसी बात का उसने फायदा उठाया और सारी की सारी पॉलिटिकल पावर अपने हाथ में ले ली और फिर से एक बार रूरल का सिस्टम स्टार्ट हो गया और इसने डेमोक्रेसी को एबॉलिस्ट कर दिया। मतलब एक बार फिर से किंग का रूल स्टार्ट हो गया। लोगों को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने काठमांडू में, जो नेपाल की कैपिटल है, वहां पर लाखों लोग इकट्ठा हुए और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी कंट्री में सब साथ आई और मिलकर 7 पार्टी अलायंस यानी कि SPA फॉर्म किया और SPA ने इस मूवमेंट को बड़े ही ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टार्ट किया और काठमांडू में ही 21 अप्रैल 2006 को 5 लाख लोगों ने मिलकर किंग ज्ञानेंद्र को एक अल्टीमेटम दिया। मतलब कि एक धमकी या फिर अपनी डिमांड या अपनी बात रखना, जिसमें लोगों ने 3 डिमांड रखी। पहला, रिस्टोरेशन ऑफ पार्लियामेंट, मतलब कि पार्लियामेंट को रिस्टोर किया जाए, फिर से स्टार्ट किया जाए। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ ऑल पार्टी गवर्नमेंट एंड द थर्ड वन इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म की जाए। 24 अप्रैल 2006 को, यानी कि अल्टीमेटम के ठीक 3 दिन बाद ही किंग ज्ञानेंद्र को मजबूरन उनकी सारी डिमांड माननी पड़ी और लास्ट में SPA ने गिरजा प्रसाद कोइराला को प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल बनाया और यह था नेपाल का सेकेंड मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी, जिसे सेकेंड मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी भी कहते हैं। फर्स्ट मूवमेंट कब हुई थी? जब 1990 में किंग वीरेंद्र को हेड चुना गया था और सेकेंड मूवमेंट हुई थी 2006 में, जब गिरजा प्रसाद कोइराला को
प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। तो स्टूडेंट्स अब अपने नेक्स्ट कंट्री की तरफ बढ़ते हैं, वो है बोलिविया वाटर वॉर। बोलिविया लैटिन अमेरिका का एक छोटा सा पुअर कंट्री है। वहां पर ऑलरेडी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये वॉर उस कंट्री में वाटर को लेके हुआ था, इसी के लिए इसे बोलिविया वाटर वॉर भी कहते हैं। स्टूडेंट, इस कंट्री में वाटर सप्लाई को लेकर वॉर हुआ था। वर्ल्ड बैंक के प्रेशराइज्ड करने पर बोलिविया की गवर्नमेंट ने वाटर सप्लाई का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को छोड़कर, मतलब उसकी जगह मल्टीनेशनल कंपनी यानी कि एमएनसी, एक जो प्राइवेट कंपनी थी, उसको दे दिया। ऐसा करने से क्या होगा अगर हम किसी प्राइवेट कंपनी को देते हैं तो? ऐसा करने से ये हुआ कि 2000 में उन्होंने अपने वाटर प्राइसेस 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिए। ऐसा करने से जो फैमिली एक मंथ में एवरेज 5000 रुपीज अर्न करती थी, उनका वाटर बिल ही 1000 रुपीज तक आने लगा। सोचिए स्टूडेंट्स, ऐसा करने से एक कंट्री के लोगों की क्या सिचुएशन होगी जब उनको उनकी कमाई से ज्यादा पानी के लिए पैसे देने पड़ेंगे। और यही बात वहां के लोगों को अच्छी नहीं लगी। ऐसा होने से सारे लोगों ने मिलकर प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। उनकी बस एक ही डिमांड थी कि वाटर सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट वापस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दे दिया जाए। जनवरी 2000 में उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया और गवर्नमेंट ने उनसे प्रॉमिस किया कि वो नेगोशिएट करेंगे, और इसी प्रॉमिस और ट्रस्ट की वजह से आम लोगों ने प्रोटेस्ट बंद कर दिया, यानी कि प्रोटेस्ट खत्म हो गया। लेकिन फिर जब गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी स्टेप नहीं उठाया गया, कोई भी फैसला नहीं लिया गया, तो फिर से फरवरी 2000 में दोबारा एक प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। उस टाइम पुलिस ने मूवमेंट को दबा दिया, मतलब बंद कर दिया। लेकिन पीपल कमजोर नहीं पड़े। उन्होंने फिर से अप्रैल 2000 में इसी डिमांड के साथ प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। तब गवर्नमेंट ने मार्शल लॉ स्टैब्लिश कर दिया, मतलब गवर्नमेंट की अब सारी की सारी पावर आर्मी के पास थी। जब ऐसा हुआ तो फिर प्राइवेट कंपनी मतलब एमएनसी के जितने भी ऑफिसर्स थे वो देश छोड़ के भाग गए। गवर्नमेंट को मजबूरन अपना कॉन्ट्रैक्ट मल्टीनेशनल कंपनी को छोड़कर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को देना पड़ गया। और स्टूडेंट्स, जब ये डिसीजन लिया गया तो प्रोटेस्ट अपने आप ही बंद हो गया, क्योंकि लोगों की डिमांड पूरी हो चुकी थी। इस पूरे इंसिडेंट को ही या फिर इस पूरे प्रोटेस्ट को ही बोलिविया वाटर वॉर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको इन दोनों कंट्री के मूवमेंट में डिफरेंट समझ आया होगा। नेपाल में लोग स्ट्रगल कर रहे थे डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने के लिए, और बोलिविया में लोग गवर्नमेंट के डिसीजन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन इसके साथ ही दोनों कंट्री की सिचुएशन में कुछ कॉमन भी है, जैसे कि पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। दोनों कंट्री में मास मोबिलाइजेशन के थ्रू प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया, मतलब बड़े पैमाने पर झुकना या संगठन, और दोनों में ही पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का मेन रोल है। दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में जहां भी डेमोक्रेसी स्टार्ट हुई है वो स्ट्रगल के थ्रू ही हुआ है। डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है वो मास मोबिलाइजेशन से ही सॉल्व होते हैं, और जो पॉलिटिकल ऑर्गन्स हैं जैसे कि एसपीए, ये मूवमेंट को ऑर्गेनाइज्ड शेप देती है। तो फ्रेंड्स, हम ये तो जान लिए कि नेपाल एंड बोलिविया में कैसे स्ट्रगल हुए। अब जानते हैं कि मोबिलाइजेशन मतलब कि जोड़ना और ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन में कौन कौन था। स्टूडेंट्स, नेपाल में डेमोक्रेसी लाने के लिए 7 पार्टी अलायंस यानी कि एसपीए फॉर्म की गई, और इसके साथ ही दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भी थी जिसे माओइस्ट वो होते हैं दोज हु कम्युनिस्ट हु बिलीव इन द आइडियोलॉजी ऑफ माओ, द लीडर ऑफ द चाइनीज रिवॉल्यूशन। इस ऑर्गेनाइजेशन में टीचर, लॉयर एंड ह्यूमन राइट्स के ग्रुप भी थे।
एंड बोलिविया में जो वाटर वॉर हुआ उसको लीड एक ऑर्गेनाइजेशन ने किया था जिसका नाम था फेडकोर। इसमें स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल, एनवायरमेंटलिस्ट एंड फैक्ट्री यूनियन वर्कर्स भी थे, यानी कि सब ने एक साथ मिलकर आवाज उठाई थी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि किसी भी डेमोक्रेसी में एक बड़े स्ट्रगल के पीछे कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है जो बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं। अब जानते हैं कि डेमोक्रेसी में पावर को एक्सरसाइज करने के कौन कौन से तरीके हैं। पहला है विन इलेक्शन एंड होल्ड पावर डायरेक्टली। हम इलेक्शन में पार्ट लें और लीडर बने और डायरेक्टली पावर को कंट्रोल करें। नेक्स्ट वन इज जॉइन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड होल्ड पावर इनडायरेक्टली। हम कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में पार्ट ले सकते हैं जो अपना आइडिया प्रमोट करते हैं और पब्लिक इश्यूज को राइज भी करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो लेक्चर इतना ही। जानते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। मूवमेंट इन नेपाल, बोलिवियाज वाटर वॉर, मोबिलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड्स, ये वीडियो लेक्चर हमने आपके सिविक्स के बुक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2 से बनाई है। इस चैप्टर को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए इस बुक से आप इस चैप्टर को जरूर पढ़िएगा। तो जानते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स, टाइप्स ऑफ प्रेशर ग्रुप्स, इन्फ्लुएंसिंग पॉलिटिक्स एंड इज देयर इन्फ्लुएंस हेल्दी। उम्मीद है फ्रेंड्स, आज हमने जो भी पढ़ा होगा वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।